फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के एंड्रू को देखते हैं जिसका पीछा कुछ सिपाही कर रहे होते हैं, लेकिन एंड्रू उन्हें चकमा देकर पिछले रास्ते से एक अंधेरे तहखाने में चला जाता है। अंदर जाकर एंड्रू एक बर्तन खोलता है और उसमें रखा हुआ सफेद रंग का सांप देखता है। बिना कुछ सोचे समझे एंड्रू पूरा सांप निगल जाता है। सांप को निगलते ही उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यही सीन थोड़ा समय पीछे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमें एक किंगडम दिखाया जाता है। इस किंगडम के राजा को जानवरों की भाषा समझ आती थी और इसी शक्ति के कारण वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जान लेता था। इसी राज्य में एक गरीब किसान का बेटा एंड्रू रहता था, जो अपने खराब हालात के बावजूद सबसे छुपकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए था। एक दिन एंड्रू के पिता उसे पढ़ते हुए देख लेते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि पढ़ाई छोड़ो और काम पर ध्यान दो। फिर उसे घर की छत ठीक करने के लिए भेज देते हैं। एंड्रू उदास मन से रूफ पर जाता है और मरम्मत करने लगता है। उसका काम अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी एक सिपाही आता है और गांव में सबको किंग का संदेश सुनाता है, आज ही अपनी फसलें जल्दी से जल्दी काट लो, क्योंकि रात को एक बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है जो सारी फसलों को तबाह कर देगा। ये सुनकर एंड्रू के पिता गुस्से में कहने लगते हैं, राजा को कैसे पहले से पता चल गया कि तूफान आएगा। उनकी बात सुनकर गांव के बाकी लोग उन्हें समझाते हैं, ये किंग का आदेश है, सवाल जवाब मत करो, बस चुपचाप मान लो। महल का सीन देखें तो किंग आज काफी अच्छे मूड में था। इसी वजह से वो अपनी क्वीन को एक खूबसूरत रिंग गिफ्ट करता है। उस रिंग में एक लाल रंग का हीरा जड़ा हुआ होता है, जिसके बारे में किंग क्वीन को बताता है कि ये बहुत कीमती है, इसलिए इसे ध्यान से संभाल कर रखना। क्वीन बहुत खुश होती है और चारों तरफ का माहौल भी खुशगवार होता है। सब लोग हल्के फुल्के मूड में बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर से पक्षियों के बोलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर किंग कहता है कि आज रात तेज बारिश होगी, लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। किंग की बात सुनकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है, जिसके हाथ में गोल्डन बर्तन होते हैं। वो किंग के लिए उन बर्तनों में कुछ खाने की चीज लाया होता है। जैसे ही वो अंदर आता है, किंग कहता है, तुम पिछले 60 सालों से इस राज्य की सेवा कर रहे हो, अब समय आ गया है कि तुम्हें इस सेवा से आजादी दे दी जाए। बूढ़ा उस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग उसी के लाए हुए बर्तन से कुछ निकालकर खा लेता है। रात को ठीक वैसा ही खतरनाक तूफान आता है जैसा किंग ने पहले बताया था। इस तूफान से एंड्रू के पिता की फसल तबाह हो जाती है, क्योंकि उन्होंने किंग की बात नहीं मानी थी। तेज बारिश की वजह से एंड्रू के घर की रूफ से पानी टपकने लगता है, जबकि एंड्रू ने उसे ठीक किया था। ये देखकर उसके पिता का गुस्सा आसमान छूने लगता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थे। एंड्रू अपने पिता को शांत करने की कोशिश करता है, मैंने सच में सब ठीक से किया था, शायद कुछ रह गया होगा। लेकिन पिता उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसे डांटने लगते हैं। अगर पढ़ाई छोड़कर काम पर ध्यान देते तो ठीक से काम कर पाते। पढ़ाई के खिलाफ एंड्रू कुछ भी सुन नहीं सकता था, इसलिए वो भी जवाब देता है, आपकी खेतीबाड़ी ने ही हमें इस हाल में पहुंचा दिया है। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते तो आज हम इतने बुरे हाल में न होते। बातों बातों में बहस इतनी बढ़ जाती है कि पिता गुस्से में आकर एंड्रू को घर से निकाल देते हैं। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंड्रू वहाँ से चला जाता है। चलते चलते एंड्रू थककर एक जगह सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास एक क्रो जमीन पर पड़ा है, जो बुरी तरह जख्मी होता है। एंड्रू अपना खाना उस क्रो को खिला देता है और उसके घावों की मरहम पट्टी करता है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़कर उस क्रो को उसके घोंसले में वापस रख देता है। उसी पेड़ से एंड्रू महल को देखता है और फैसला करता है कि अब उसे महल जाना है। वहाँ जाकर वो किंग के लिए काम करेगा। महल में किंग अपने लिए एक नया वाजिर रखना चाहता था। तभी एक आदमी किंग के पास आता है, लेकिन किंग का कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगता है। चूंकि किंग जानवरों की जुबान समझ सकता था, वो कुत्ते की बात सुनकर कहता है, इस आदमी ने चोरी की है। किंग के कहने पर सिपाही उस आदमी की तलाशी लेते हैं और उसके पास से एक सिक्का मिलता है। ये देखकर किंग गुस्से में आ जाता है और सजा सुनाते हुए कहता है, इसे 100 कोड़े मारे जाएं ताकि ये दोबारा चोरी न करे। इसके बाद किंग अपनी जनता से मिलने महल के बाहर आता है। वहीं पर एंड्रू भी पहुंच जाता है। वो देखता है कि प्रिंसेस किंग से डांस की फरमाइश करती है। डांस के लिए उठते समय किंग अपनी कोट उतारता है और उसी दौरान उससे एक चाबी नीचे गिर जाती है। किंग को इसका पता नहीं चलता और ना ही किसी और का ध्यान उस ओर जाता है। एंड्रू वो चाबी उठा लेता है और किंग के पीछे जाता है, लेकिन किंग का सिपाही उसे रोक लेता है। ये देखकर किंग खुद वहाँ आ जाता है और तभी एंड्रू तुरंत वो चाबी किंग को लौटा देता है। उसी वक्त एक क्रो उड़ता हुआ किंग के पास आता है और कुछ बोलता है। किंग ध्यान से उसकी बात सुनने लगता है, जिसे देखकर एंड्रू हैरान रह जाता है। क्रो की बात सुनकर किंग आदेश देता है कि एंड्रू को महल के अंदर लाया जाए। एंड्रू जब महल के अंदर ले जाया जाता
है तो वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी किंग वहाँ आता है और अचानक एंड्रू का गला पकड़ लेता है। एंड्रू हैरान होता है कि उसका कसूर क्या है। किंग पूछता है, तुमने मेरी चाबी क्यों चुराई? एंड्रू कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी किंग का कुत्ता बोल पड़ता है और कहता है, ये तो बस चाबी वापस देना चाहता था। किंग ये सुनकर खुश हो जाता है और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपना नया वजीर बना देता है। ये सुनकर एंड्रू कहता है, मैं पढ़ लिख सकता हूँ, इसलिए जो भी काम आप कहेंगे मैं पूरी लगन से करूंगा। किंग उसे चेतावनी देते हुए कहता है, बस मुझे कभी धोखा मत देना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। एंड्रू अपने नए ओहदे के लिए तैयार होने जाता है और नहाने लगता है। तभी प्रिंसेस गलती से उसके रूम में आ जाती है और उसकी दुबली हालत देखकर हंसने लगती है। एंड्रू शर्मिंदा होकर प्रिंसेस से माफी मांगता है। प्रिंसेस कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एंड्रू अपना नया ड्रेस पहनकर तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा नौकर एंड्रू के पास आता है और उसे महल के तौर तरीकों के बारे में समझाता है। फिर वह उसे अपने साथ एक अंधेरे तहखाने में ले जाता है। वहाँ वह कहता है, जब किंग खाना खाए तो तुम्हें उसके पास ही रहना है। फिर वह एंड्रू को वहाँ मौजूद एक केज खोलने का तरीका सिखाता है, जिसके अंदर एक सुनहरा बर्तन रखा होता है। वह चेतावनी देता है, कभी भूलकर भी इस बर्तन को खोलकर मत देखना। जब किंग खाना खा ले तो तुम ये बर्तन उसके पास ले जाना और जब किंग बाहर चला जाए तो इसे वापस इसी जगह लाकर रख देना। एंड्रू उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और उन्हें अच्छी तरह याद रखने की कोशिश करता है। हर दिन वो ठीक समय पर सुनहरा बर्तन किंग के पास ले जाता था और फिर उसे उसी जगह पर वापस रख देता था। एंड्रू समय के साथ बहुत कुछ सीखता जा रहा था। वह लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ता और लिखने पढ़ने में पूरी तरह एक्सपर्ट हो चुका था। एक दिन जब वह महल में अपना काम कर रहा था, तभी उसे प्रिंसेस के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखता है कि प्रिंसेस अपने घोड़े के पास बैठी थी और घोड़ा जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। वहाँ बैठा एक सिपाही उसे बताता है कि घोड़े को बहुत तेज दर्द हो रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे मार देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर एंड्रू आगे आता है और कहता है, मैं घोड़े के इस दर्द को ठीक कर सकता हूँ। सिपाही उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन प्रिंसेस को उसमें एक उम्मीद दिखती है, इसलिए वह एंड्रू की बात मान लेती है। एंड्रू घोड़े के पास बैठकर उसका पेट हल्के हाथों से दबाता है और कहता है, मेरी बकरी को भी पेट दर्द हुआ था, उसका इलाज मैंने इसी तरह किया था। उसका ऐसा करने से कुछ ही देर में घोड़ा शांत हो जाता है, जैसे उसका दर्द कम हो गया हो। ये देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है। एक दिन एंड्रू देखता है कि किंग एक पुराने टावर की ओर जा रहा है। वह भी जिज्ञासावश उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। असल में जब से उसने किंग को चाबी वापस दी थी, तब से वह अक्सर सोचता रहता था कि किंग के पास क्या कोई गुप्त राज्य है। वह किंग के पीछे जाता है और देखता है कि किंग ने वहाँ बहुत सारे पंछियों को कैद कर रखा है। किंग उनमें से एक पंछी से बात कर रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किंग चारों ओर देखता है और एंड्रू जल्दी से भागकर छुप जाता है। किंग को लगता है कि शायद उसे वहम हुआ है। इसके बाद किंग वापस जाकर अपने खास सिपाही को बुलाता है और कहता है, हमारे देश में ही कोई इंसान हमसे गद्दारी कर रहा है, उसे पकड़ कर लाओ। सिपाही के पूछने पर किंग बताता है कि हमारे देश में खजाने का पता किसी को लग गया है और वह उसे हमसे छुपा रहा है। ये जानकारी उसे उस पंछी ने दी थी जिससे वह बात कर रहा था। एंड्रू चुपचाप ये सब सुन रहा था और बहुत हैरान था कि ये सब क्या चल रहा है। एंड्रू अपने रूम में जाता है तो तभी प्रिंसेस भी वहाँ आ जाती है। वह एंड्रू को उसका खास घोड़ा बचाने के लिए थैंक्स कहने आई थी। एंड्रू को उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुशी होती है। तभी प्रिंसेस की नजर उन पेजेस पर पड़ती है जिन पर एंड्रू ने उसका नाम लिखा हुआ था। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि एंड्रू मन ही मन उससे प्यार करने लगा है। प्रिंसेस भी उसे बड़े प्यार से देखने लगती है और अचानक पूछ बैठती है, मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी उस सुनहरे बर्तन के अंदर देखा है? उसमें क्या है? एंड्रू जवाब देता है, मुझे ऐसा करने से सख्त मना किया गया है, इसलिए मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की। राजा के सिपाही उस आदमी को ढूंढ लाते हैं जिसके पास खजाने की जानकारी थी। उस आदमी के साथ उसका बेटा भी था जो सिपाहियों की इस हरकत पर काफी नाराज नजर आ रहा था। जब बूढ़े आदमी को राजा के सामने पेश किया जाता है तो वह नाराज लड़का सिपाहियों पर हमला कर देता है। सिपाही उससे लड़ते हैं लेकिन वह अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। तभी बूढ़ा आदमी राजा से कहता है, ये खजाना मेरा है क्योंकि ये मेरी जमीन पर
मिला है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। इस बीच सिपाही उस लड़के को ढूंढते हैं जो उन्हें चकमा देकर कहीं छिप गया था। एंड्रू को वहां से गुजरते देख वो लड़का उसे अपने पास बुलाता है और धीरे से कहता है, राजा एक राक्षस है, उससे बचकर रहना। एंड्रू उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और उस विषय में और जानना चाहता था, लेकिन तभी सिपाही उस लड़के को ढूंढ लेते हैं और पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। राजा गुस्से से उस लड़के को देखकर कहता है, ये लोग गद्दार हैं जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे कि सोने की मदद से अपनी अलग फौज बनाकर मेरा तख्त छीन लें। राजा हुक्म देता है कि उनकी सारी जमीन और खजाना जब्त कर लिया जाए और उन्हें उम्र कैद की सजा देकर जेल में डाल दिया जाए। एंड्रू इस सब पर बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई उन लोगों ने गद्दारी की है या फिर राजा ने सिर्फ उनका खजाना हथियाने के लिए ये पूरा खेल रचा है। इन्हीं सोचों में डूबा एंड्रू जब नजर उठाता है तो उसकी नजर बगीचे में बैठी हुई राजकुमारी पर पड़ती है जो किताब पढ़ने में मशगूल थी। एंड्रू कुछ खाने का सामान लेकर राजकुमारी के पास जाता है और उसकी किताब को देखने लगता है। राजकुमारी उसका इंटरेस्ट देखकर बताने लगती है, ये किताब मेरे पिता के भाई ने लिखी थी। एंड्रू देखता है कि उस किताब में जंगल के जानवरों की तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी थी, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और राजकुमारी से उसके चाचा के बारे में पूछता है। राजकुमारी बताती है कि किताब लिखने के कुछ दिनों बाद ही वो कहीं गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। किसी को आज तक नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ या वो कहाँ गए। एक दिन एंड्रू राजा के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक वो कहता है, मुझे राजकुमारी पसंद है। ये सुनकर राजा का रिएक्शन वही था जो होना चाहिए था। वो गुस्से से बोला, अपनी हद में रहो। राजा को लगता है कि एंड्रू की नजर उसके राज्य पर है, लेकिन एंड्रू को तो सिर्फ राजकुमारी से प्यार था और वो सिर्फ उसका साथ पाना चाहता था। राजा उसे 2-3 वार करके वार्न करता है, जिससे एंड्रू वहां से चला जाता है। एंड्रू सीधा राजकुमारी के पास जाता है ताकि वो अपने दिल की बात कह सके, लेकिन उसे राजा के खास सिपाही के साथ देखकर उसे जबरदस्त जलन होती है और वो बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। गुस्से में एंड्रू उस अंधेरी जगह पर चला जाता है जहाँ एक पिंजरे में राजा का सुनहरा बर्तन रखा हुआ था। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राजा का कुत्ता आ जाता है, जिसे देखकर एंड्रू बिना कुछ किए वहां से निकल जाता है। वहां से निकलते हुए वो देखता है कि राजा एक बार फिर टावर की तरफ जा रहा है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। राजा टावर के पास पहुंचकर अपनी जेब से वो चाबी निकालता है जो एंड्रू ने उसे दी थी। वो चाबी से दरवाजा खोलता है और पानी लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो खाना और पानी किसी को देता है और फिर वापस चला आता है। एंड्रू ये सब छुपकर देख रहा था। जब राजा चला जाता है, एंड्रू भी अपने रूम में लौट जाता है, लेकिन राजा का उल्लू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अगले दिन खाने के दौरान जब एंड्रू राजा के पास जाता है तो राजा उससे पूछता है, तुम कल तहखाने में क्या करने गए थे? एंड्रू झूठी कहानी बनाकर कहता है, मुझे लगा कोई चोर तहखाने में बर्तन चुराने आया है, इसलिए मैं देखने गया था। राजा उसकी बात का विश्वास कर लेता है और उसकी जान बच जाती है। राजा का खास सिपाही, जिसे राजकुमारी पसंद थी, जब महसूस करता है कि राजकुमारी और एंड्रू एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो एंड्रू को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। वो रानी की लाल हीरे वाली अंगूठी चुराकर महल के पीछे गिरा देता है और जब एंड्रू वहां से गुजरता है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। राजा को जब यह पता चलता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि एंड्रू ऐसा कर सकता है, लेकिन फिर भी वह उसे बुलाकर पूछता है, तुमने रानी की अंगूठी क्यों चुराई? एंड्रू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजा कहता है, मैंने तुम्हें रात को महल में घूमते देखा था। राजा उसकी बात सुने बिना हुक्म देता है कि एंड्रू को मार दिया जाए। यह सुनकर राजकुमारी डर जाती है और राजा से गुजारिश करती है कि एंड्रू को एक मौका दिया जाए। उसने आज तक कुछ गलत नहीं किया तो वह ये क्यों करेगा? राजा कुछ देर सोचता है और फिर ऐलान करता है कि एंड्रू को 1 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर वह कल तक अंगूठी नहीं ढूंढ पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। एंड्रू पूरे महल में अंगूठी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, सुनहरे बर्तन के पास जाना। वह किसी तरह पहरेदारों को चकमा देकर पिछले रास्ते से तहखाने में पहुंचता है। जैसे ही वह बर्तन खोलता है, वो हैरान रह जाता है। बर्तन में एक सफेद रंग का सांप था। सांप को गौर से देखने पर एंड्रू को एहसास होता है कि राजा रोज इस सांप के कुछ हिस्से को खाकर जानवरों की भाषा समझता है। एंड्रू को कुछ समझ नहीं आता और बिना सोचे समझे पूरा सांप निगल जाता है। सांप को खाते ही उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और ध्यान देने पर उसे पता चलता है कि अब वह भी जानवरों से बात कर सकता है। सिपाही जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, जब काफी देर तक एंड्रू वापस नहीं आया तो रूम में आ जाते हैं और विंडो से लौटते एंड्रू को देख लेते हैं। एंड्रू समझ जाता है कि अब वो फंस गया है, इसलिए वो वहां से कूदकर भाग जाता है, क्योंकि अब किसी भी कीमत पर उसे अंगूठी ढूंढकर अपनी जान बचानी थी। भागते भागते एंड्रू कुछ मुर्गी
मुर्गियों से पूछता है कि उन्होंने अंगूठी देखी है क्या, लेकिन वे मना कर देती हैं। आगे जाकर वह बकरियों से पूछता है, लेकिन वे भी मना कर देती हैं। तभी सिपाही उसके पीछे आ जाते हैं तो एंड्रू छिप जाता है। वहीं वो देखता है कि दो बतखें आपस में लड़ रही थीं। उनकी बातें सुनकर एंड्रू को पता चलता है कि एक बतख ने गलती से अंगूठी निगल ली थी और दूसरी बतख उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। एंड्रू तुरंत आगे बढ़ता है और उस बतख को पकड़कर उसके अंदर से अंगूठी निकाल लेता है। जब राजा को ये सच्चाई पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है। उसे शक होने लगता है कि एंड्रू को कैसे पता चला कि वो अंगूठी बत्तख के पास थी। जवाब पाने के लिए राजा सीधे तहखाने में जाता है ताकि अपने सुनहरे बर्तन देख सके। एंड्रू भी समझ जाता है कि वो अब बुरी तरह फंस चुका है, इसलिए वो फौरन शहजादी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि उसने किताब में छपा सांप उसी सुनहरे बर्तन में देखा था जिसे रोज खाकर ही राजा जानवरों और पक्षियों की भाषा समझता था, और अब तो उसने उस सांप को पूरा खा लिया है, इसलिए राजा कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर शहजादी जल्दी से अपने उसी घोड़े को लाती है जिसकी जान एंड्रू ने बचाई थी। वो कहती है, इस घोड़े पर बैठकर भाग जाओ वरना राजा तुम्हारी जान ले लेगा। एंड्रू घोड़े पर बैठकर महल से निकल जाता है। जैसे ही राजा को एंड्रू के भागने की खबर मिलती है, वो अपने सबसे खास सिपाही को हुक्म देता है कि एंड्रू को पकड़कर वापस लाओ, और अगर तुम उसे लाओगे तो मैं तुम्हारी शादी शहजादी से करवा दूंगा। ये सुनते ही सिपाही, जो खुद यही चाहता था, तुरंत घोड़ा लेकर एंड्रू का पीछा करने निकल पड़ता है। एंड्रू का घोड़ा उसे घनी झाड़ियों के बीच ले जाता है, जिससे सिपाही उसे देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। एंड्रू घोड़े की मदद से बहुत खुश होता है। तभी घोड़ा कहता है, जैसे तुमने मेरी जान बचाई थी वैसे ही आज मैंने तुम्हारी जान बचाई। आगे जाकर एंड्रू एक झील पर पानी पीने रुकता है, जहाँ उसे कुछ मछलियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो जाल में फंसी होती हैं और दर्द से तड़प रही होती हैं। ये देखकर एंड्रू जाल को काट देता है और मछलियां खुशी से तैरने लगती हैं। तभी एंड्रू को ख्याल आता है कि सिपाही शायद उसके घर चला गया होगा, क्योंकि उसे सिर्फ वही ठिकाना पता था। वो फौरन घोड़े पर चढ़कर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। उधर राजा टावर में घूम रहा होता है, क्योंकि अब वो पक्षियों की भाषा नहीं समझ पा रहा था। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसे किसी भी कीमत पर एंड्रू चाहिए। उधर एंड्रू जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि सिपाही ने उसके पूरे परिवार को बंदी बना लिया है। वो परेशान हो जाता है, क्योंकि अब कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था। उसे पता था कि राजा को उससे सिर्फ व्हाइट स्नेक चाहिए, जिससे ही उसकी जान बच सकती थी। वो इसी सोच में भटक रहा था कि एक कोयल उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें व्हाइट स्नेक तक पहुंचा सकती हूँ। दूसरी तरफ शहजादी भी एंड्रू के जाने के बाद बहुत उदास थी। उसके जन में बस एंड्रू की बातें गूंज रही थीं। वो चुपचाप सोते हुए राजा के कमरे में जाती है और वहाँ से टावर की चाबी चुरा लेती है। चाबी लेकर वो पुराने टावर में जाती है, जहाँ एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया था। जब वो अंदर जाकर उसे देखती है तो चौंक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अंकल था। अंकल उसे बताता है, मैंने ही सबसे पहले व्हाइट स्नेक की खोज की थी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी सांप की वजह से राजा लालची हो गया और मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो बच गया, लेकिन वो सांप नहीं बच सका। राजा रोज उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाकर जानवरों और पक्षियों से बात करता है। तभी वहाँ राजा पहुँच जाता है और शहजादी को देखकर समझ जाता है कि उसका राज खुल चुका है। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंकल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और शहजादी से कहता है, तुम्हें फौरन एंड्रू के पास जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। शहजादी पूछती है, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अंकल कहता है, वो दूसरा व्हाइट स्नेक ढूंढ रहा है ताकि राजा की बात माने और अपनी जान बचा सके, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। उसे रोकना जरूरी है। उधर एंड्रू कोयल के साथ चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है, लेकिन पानी बहुत गहरा होता है और उसे पता था कि वो पार नहीं कर सकता। तभी वो दो मछलियां जो उसने बचाई थी पानी से बाहर आकर कहती हैं, तुम दूसरी राह से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। एंड्रू वैसा ही करता है और उनके बताए रास्ते पर चल पड़ता है। वहीं सिपाही भी उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर कोयल फिर मदद के लिए आती है और एंड्रू को एक जगह छिपा देती है। अब कोयल उसे बताती है, अब तुम घोड़े पर नहीं जा सकते क्योंकि व्हाइट स्नेक उस जादुई जंगल के रास्ते में है जहाँ घोड़ा नहीं जा सकता। एंड्रू अपने घोड़े को वहीं छोड़कर कोयल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जिसके पास वही दूसरा व्हाइट स्नेक था। एंड्रू दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे कैसे खोला जाए। तभी पीछे से उसे शहजादी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच चुकी थी। शहजादी कहती है, तुम्हें उस सांप तक नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक और सांप लाना मतलब है एक और तबाही। एंड्रू उसकी बात समझ पाता उससे पहले ही राजा वहां पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार एंड्रू
की तरफ तान कर कहता है, इस दरवाजे को खोलो और किसी भी हाल में मेरे लिए सांप लेकर आओ। जान बचाने के लिए एंड्रू जैसे तैसे दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर वो व्हाइट स्नेक बैठा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने खाया था। ये सांप शायद उसी का कोई रिश्तेदार था। एंड्रू को देखकर सांप गुस्से में आ जाता है और पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन एंड्रू तैयार था। वो सांप का सिर पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। असली गुनहगार राजा है जो बाहर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सांप शांत हो जाता है और एंड्रू की बात मानकर वो रूप बदलकर एक सोर्ड बन जाता है। एंड्रू उस तलवार को लेकर बाहर आता है। राजा जब एंड्रू को खाली हाथ आते देखता है तो गुस्से में उस पर हमला कर देता है। उसी समय पीछा करता हुआ सिपाही भी वहां पहुंच जाता है और जब वो शहजादी को एंड्रू की मदद करते देखता है तो गुस्से से पागल होकर उसे पकड़ लेता है। एंड्रू जब शहजादी को खतरे में देखता है तो अपनी सोर्ड जमीन पर रख देता है। राजा जैसे ही उसे उठाता है, तलवार फिर से सांप में बदल जाती है और राजा पर हमला करके उसे डस लेती है। राजा वहीं अपना अंत पा लेता है। उधर शहजादी सिपाही का ध्यान बढ़ते ही उस पर पीछे से हमला कर देती है और इस तरह एंड्रू और शहजादी अपने प्यार की ताकत से सबको हरा देते हैं। कुछ समय बाद एक दृश्य दिखाया जाता है जब एंड्रू और शहजादी की शादी हो रही होती है। दोनों ने राजा और रानी बनकर अपने राज्य के लोगों के साथ प्यार और सम्मान से रहने का फैसला किया। उन्होंने राजा के बनाए सभी पुराने नियमों को तोड़ते हुए अपने नए नियम बनाए जिनमें लोगों के साथ समानता, आदर और प्यार की भावना थी। उनकी लोग उनसे बहुत खुश थीं और सभी खुशी खुशी अपने जीवन में संतुष्ट रहने लगे। राज्य में एक नई हवा आई और सबको एक नई उम्मीद और खुशी मिली। इस हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी कहानी का समापन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।